Hello teachers, welcome back to Vikram Vijay sir classes for the target set PGT Commerce 2020। जैसे कि आपको पता ही है एडमिट कार्ड्स इशू हो चुके हैं और हमारे पास समय बहुत कम रह गया है, तो हमें इस कम समय में अपना ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करना है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि जैसे भी आपको समय लगे अपना 11th-12th लेवल प्लस थोड़ा सा हायर लेवल बीकॉम लेवल तक का सिलेबस भी अपना जो है साथ साथ जो है ना कवर करते हुए चलेंगे और उसको जो है ना आप कवर करते जाइए। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमारे चैनल @commerce_विक्रम सिंगल पर जो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अगर हम किसी प्रकार की आपकी मदद कर पाए तो आपकी मदद करने के लिए सदा तत्पर रहेंगे। चलिए आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, institutions and other forces that are outside the control of business enterprises but that may affect its performance, that is to be known as business environment। तो यहाँ हमें बात समझने की जो है वो ये है कि बिजनेस इन्वायरमेंट बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ आउटसाइड फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स आप जिसे बोलते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट में बेसिकली हम किनको शामिल करके चलते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स को, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता या जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इनडायरेक्ट तौर पे अफेक्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में डायमेंशंस के बारे में या इसके कंपोनेंट्स के बारे में या एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म PESTL या SLAT SLEPT स्लैप्ट करके भी हम इसको याद रख सकते हैं। कई लोगों को पिस्टल बहुत पसंद है इसलिए पिस्टल से याद कर ले, कई लोगों को नींद बहुत पसंद है इसलिए वो स्लैप्ट से याद कर सकते हैं। जहां पर P स्टैंडिंग फॉर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, E स्टैंडिंग फॉर इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, S स्टैंडिंग फॉर सोशल इन्वायरमेंट, T स्टैंडिंग फॉर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड L स्टैंडिंग फॉर लीगल इन्वायरमेंट। तो ये हमारे भी डायमेंशंस, कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। आइए देखते हैं इनमें क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहां पर होगा और इसमें क्या शामिल किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ चेंज इन डिस्पोजल इनकम, इन्फ्लेशन रेट, वैल्यू ऑफ रूपी, इंटरेस्ट रेट्स, स्टॉक मार्केट इंडिसेस। जहां पर भी आपको इस तरीके की बातें डिस्कस की गई हैं या किसी पार्टिकुलर पॉइंट में ये बातें आपको देखने को मिलती हैं, तो यू विल फाइंड आउट देयर द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इसके कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में अगर देखें तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है। रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करते हैं। वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ and balance of payments and changes in foreign exchange reserves and money supply in the economy। इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करते हैं। अगर ये पॉइंट्स आपको कहीं देखने को मिलते हैं तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट देयर विल बी द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेज। बिजनेस एंटरप्राइजेज को अफेक्ट करने वाले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज and automobile manufacturers, longer term interest rates are beneficial because they result in increased spending by the consumers for buying home and cars on borrowed money। इट मीन्स कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल कंपनी है, उनके लिए जो लॉन्गर टर्म इंटरेस्ट रेट होती है वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है क्योंकि इससे जो है कंज्यूमर्स की पैसा खर्च करने की आदत इंक्रीज हो जाती है और वो अपने लिए घर या गाड़ियां किराए पर या बोरोड मनी, उधार का पैसा लेकर खरीदना पसंद करता है क्योंकि उसको उसमें कम इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है। सेकंड अगर एग्जांपल देखें तो हाई इन्फ्लेशन रेट्स जनरली results in concentrates on business enterprises as they increase cost of raw materials or machineries and payment of wages and salaries। अगर हम वेजेस, सैलरीज की पेमेंट या मशीनरी, रॉ मटेरियल और मशीनरी की कॉस्ट इनको अगर देखते हैं तो इन सब में क्या है, अगर हमारा इन्फ्लेशन रेट हाई है तो ये बेसिकली बिजनेस एंटरप्राइज पर क्या प्रभाव डालते हैं कि इनसे हमारी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मशीनरी, पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज एक्सेट्रा इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है।
अगर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है तो ये हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। Second point है social environment. What is social environment? Social environment basically including the following forces like customs and traditions, values, social trends, and societal expectations from the business. That is to be called as social environment. Environment which consisting of various customs, traditions, values, social trends, and societal expectations. That is to be termed as social environment. And what are the various components of social environment through which we can identify that it will be a social environment? That is attitudes toward product innovations. अगर हम product innovations के बारे में बात करते हैं, हमारे उसके प्रति एटीट्यूड है, तो हम सोशल इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। रेस्ट्रिक्शन का एटीट्यूड है या उसको अडोप्टेशन का एटीट्यूड है, तो वो सोशल इन्वायरमेंट के बारे में बताता है। इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी या कंज्यूमर्स के बारे में डिस्कस करता है। कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ लाइफ, life expectancy, shift in the presence of women in the workplace, birth and death rates, and educational system and literacy rates, consumption habits, composition of family. ये सब हमारा क्या है? The part of social environment. Social trends present various kinds of opportunities and threats to the business enterprises. For example, the health and fitness trends has created a demand for the diet soft drinks, bottled mineral water, and food supplement, but harm tobacco and liquor businesses. जैसे कि हम बातें सोशल ट्रेंड्स जो है ना, वो हमारे सामने बहुत अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है और थ्रेट्स भी हमारे सामने रखता है, पार्टिकुलरली हमारे सामने होता है या किसी बिजनेस के सामने से है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें हेल्थनेस और फिटनेस के बारे में, तो लोगों की डिमांड जो है वो पार्टिकुलरली मिनरल वाटर के प्रति जो है ना, या सप्लीमेंट फूड्स के प्रति ज्यादा बढ़ी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तंबाकू और लिक्विड इंडस्ट्रीज की, तो उन पे ऊपर एडवर्स इफेक्ट इसका पड़ा है। तो सोशल इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस को जो है ना इस तरीके से क्या करता है, अफेक्ट करता है। सेकंड अगर देखें, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, that is celebration of Diwali, Eid, Christmas, and Guru Pro in India provide significant financial opportunity for the greeting cards and companies, sweets और जो कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनको जो है ना टेलरिंग आउटलेट्स एक्सेट्रा, इनको जो है एक बड़ा बैकअप देते हैं कि इनके लिए जो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये एक कस्टम और ट्रेडिशन जो कि सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट है, वो हमारे बेसिकली इस प्रकार से बिजनेस को क्या करता है, प्रभाव डालता है कि उनकी वजह से जो ग्रीटिंग कार्ड्स के बिजनेसेस हैं, स्वीट्स के हैं, कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर्स के हैं या टेलरिंग आउटलेट्स हैं, उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। थर्ड वन है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है हमारा? बेसिकली इट इंक्लूड्स political conditions such as general stability, peace in a country, and specific attitude that elected government representatives hold towards business. Attitudes of the government officials may have either positive or negative impact upon the business. जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है उसमें बेसिकली हम क्या देखते हैं कि पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं, जनरल स्टेबिलिटी है कि नहीं है, या कंट्री में पीस जो है ना फुल इन्वायरमेंट है या नहीं है, या स्पेसिफिक जो एटीट्यूड है गवर्नमेंट का, इलेक्टेड गवर्नमेंट का, वो बिजनेस के प्रति कैसा है, और उससे ये सब जो है ना बिजनेस पर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, अगर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स की बात की जाए, तो इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री हम शामिल करते हैं, पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस ऑफ द रूलिंग पार्टी शामिल करते हैं। फॉर एग्जांपल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड्स अप कॉन्फिडेंस अमंग द बिजनेस पीपल्स टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन शेक दैट कॉन्फिडेंस। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है, लगातार एक ही गवर्नमेंट बनी हुई है और वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, तो बिजनेस में क्या बनी रहेगी, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। बिजनेस पीपल जो होते हैं उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रोजेक्ट्स में लगाने की का कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल कंडीशन ही स्टेबल नहीं है, तो वो लोग पार्टिकुलरली प्लेस पर पैसा लगाने में हिचकिचाएंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। लीगल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट है that is related to legal environment includes various legislations passed by the government, administrative orders issued by the government authorities, court judgments, and the decision rendered by various commissions and agencies at every level of the government, center, state, or local. It is imperative for the management for every enterprise to obey the law of land. Non-compliances of laws can land the business enterprises into legal problems.
फॉर एग्जाम्पल नॉलेज ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एटसेट्रा इज इम्पोर्टेंट फॉर डूइंग द बिजनेस। तो लीगल इन्वायरमेंट हमें बेसिकली बताता है कि अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं या बिजनेस इन्वायरमेंट इनको फॉलो नहीं करता है तो होगा क्या, बेसिकली जो बिजनेस है वो प्रॉब्लम्स में आ सकता है, उसके अगेंस्ट लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि जैसे कंपनी एक्ट 2013 है उसके प्रोविजंस का हमें पता होता है, उसके अकॉर्डिंग हम भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकें, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके बारे में बताओ, हमें कंज्यूमर्स के राइट्स के बारे में बताओ, कंज्यूमर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको बता सके, अधिकार उनको समझा सके, इन सब चीजों के बारे में हमें जो है केवल लीगल इन्वायरमेंट ही जानकारी प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें कि किस प्रकार से जो है गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो है वो कंज्यूमर्स इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। तो एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन है एडवर्टीजमेंट फॉर द पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स मस्ट कैरी द स्टैट्यूटरी वार्निंग लाइक सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। अगर ऐसा जो मैन्युफैक्चरर ऑफ सिगरेट है वो अगर ऐसा नहीं करता है तो illegal action can be taken against that manufacturing firm by the government. Advertisement of alcoholic products or beverages is prohibited on Doordarshan. Advertisement of the body of the baby food must necessarily inform that mother's milk is the best. ये सब जो है रिक्वायर्ड है, सब जो है जरूरी है कि ये सारी एडवर्टीजमेंट जो है अल्कोहलिक बेवरेजेस की करते वक्त जो दूरदर्शन पे जो कि बैन है, या फिर जो है एडवर्टाइजमेंट अगर बेबी प्रोडक्ट्स के फूड का एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो उस पर ये भी लिखा होना जरूरी है कि मदर्स का मिल्क जो है वो बेस्ट माना जाता है, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और इस तरीके से ये जो बिजनेसेस हैं वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ फुलफिल कर सकते हैं। लास्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो क्या होता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट? बेसिकली इट इंक्लूड्स द वेरियस फोर्सेज लाइक साइंटिफिक improvements and innovations which provide new ways of producing goods and services, etc., and new methods and techniques of operating a business. For example, airline companies have internet and www pages where customers can look for flight times, destinations, and fares and book their tickets online. Innovation in different scientific and engineering fields such as lasers, robotics, food preservatives, medicines, telecommunications, etc., have provided numerous opportunities and threats of many different enterprises. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बदलती हैं, टेक्नोलॉजीज अपग्रेडेशन होता है, तो हमारे बिजनेस को इनडायरेक्ट तौर पे अफेक्ट करता है। और इसलिए जरूरी है कि हमें बिजनेस इन्वायरमेंट को साइड बाय साइड क्या करते रहना चाहिए, एनालाइज करते रहना चाहिए। और उसके लिए हम बेसिकली यूज कर सकते हैं अपना SWOT मेथड, जहां हम अपने ये देख लें कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज क्या है, और हमारे सामने थ्रेट्स कौन कौन सी हैं, या नए कंपटीटर्स कौन कौन से हैं जो बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं। इन सब चीजों के बारे में अगर हम अच्छे से एनालाइज कर लें, या हमें बिजनेस इन्वायरमेंट की नॉलेज अच्छी हो, तो हम इन सब प्रकार के इन्वायरमेंट को भली भांति एनालाइज करके अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर हम बात करते हैं फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की, तो उनको हम याद कर सकते हैं यूटी डीसी सर यूटी के नाम से, जिसमें हम बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट इज टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है वो किससे रिलेटेड है? बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेटेड है, अफेक्टिंग अ बिजनेस। देयरफॉर इट इज एग्रेसिव इन नेचर, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं? एग्रेसिव मानते हैं इन द नेचर। इन द नेचर मतलब प्रकृति के तौर पर इसको क्या मानते हैं? ये एग्रेसिव है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। टी स्टैंडिंग फॉर टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स। S standing for specific and general forces. It includes both specific and general forces. Specific forces, that is investors, customers, competitors, and suppliers, affect individuals' enterprises directly and immediately in their day-to-day workings. So general forces, for example, economic, social, political, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये जो हमारी डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, इनको हमने जनरल फोर्सेज में कंसिडर किया है। हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेज एंड थस में अफेक्ट एन इंडिविजुअल फर्म ओनली इनडायरेक्टली। ये सारी की सारी बिजनेस फर्म पे क्या करती हैं? प्रभाव डालती हैं, और इनडायरेक्ट तौर पर बिजनेस को क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारा है इसमें डी
से DCSIRUT, आई से स्टैंडिंग फॉर हमारा इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्लोजली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल एंड इंक्रीज्ड awareness of for health care has increased the demand for many health products and services like diet कोक, फैट फ्री कुकिंग ऑयल एटसेट्रा। इस प्रकार के प्रोडक्ट को क्या करते हैं, परहेज करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमने देने की कोशिश की है क्या, कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल है वो जो बढ़ी है, उसकी वजह से क्या हुआ है, लोगों में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी है। उन्होंने जो ना ऐसे प्रोडक्ट्स को जो ना त्याग दिया है जिससे उनकी हेल्थ पर इल इफेक्ट पड़ता है, उसके बजाय उन्होंने एक हेल्दी स्टेबल फूड की तरफ अपना प्रावधान रखा है, अपना रुझान रखा है। तो ये एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट है, इट इज डायनेमिक एज इट कीप्स ऑन चेंजिंग। बिजनेस इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है, डायनेमिक इन्वायरमेंट है, लगातार बदलता रहता है। इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, shifts in consumer behavior and preferences और न्यू कंपटीशन इन द मार्केट। तो रेगुलरली बेसिस पर इसमें जो है बदलाव आते रहते हैं। उससे यही हम क्या कहते हैं कि इट इज एक आल्सो फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करते हैं यू से, यू स्टैंडिंग फॉर अनसर्टेन। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब होता है कि निश्चित नहीं है। एज इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स, ये डिफिकल्ट है इसको फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर पाना क्योंकि ये अनसर्टेन है। स्पेशली व्हेन इन्वायरमेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस फ्रिक्वेंटली एज इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फैशन इंडस्ट्रीज। बेसिकली किस कंडीशन में, जो फैशन इंडस्ट्रीज है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज है, वहां पर दिन प्रतिदिन नए नए जो ना इनोवेशन होते रहते हैं, जो कि बिजनेस में इंप्लीमेंट कर पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम फ्यूचर को यहाँ पर क्या नहीं कर पाते, प्रिडिक्ट नहीं कर पाते ड्यू टू ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है, इट इज कॉम्प्लेक्स। इट इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स होती है नेचर में। ये जो है ना, इसको समझ पाना जो है वो डिफिकल्ट होता है। एज इट कंप्राइजेज ऑफ न्यूमरस इंटररिलेटेड एंड डायनेमिक कंडीशंस which arise from the different sources. It is relatively easier to understand business environment in parts but difficult to grasp इट इनटू टोटलिटी। ये क्या है कि बिजनेस इन्वायरमेंट ना इंटर रिलेटेड है, डायनेमिक है, इसकी वजह से इसमें कॉम्प्लेक्शंस बहुत हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज वजह से यहाँ बिजनेस को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम इसको एज एन होल ना समझकर टुकड़ों में समझना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि टुकड़ों में ये हमें इजिली समझ में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल, economic and political, technological or legal environment. But if we will understand these environment individually, then we can come to know that what can be the effect of these environments on the business. It is relative concept. ये कैसा concept है कि relative concept है, as it differs from region to region, क्योंकि ये region to region क्या करता है, बदल जाता है। For example, political conditions in the USA differ from those in Japan and China. Similarly, demand for sarees may be fairly high in India, whereas it may be almost non-existence in France. तो ये रिलेटिव कंसेप्ट भी माना जाता है। रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब होता है एज पर द रीजन टू रीजन। इसमें क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। बदलाव आने का मतलब क्या है कि जैसे हो सकता है कि हमारे इंडिया में जो है साड़ी का कल्चर बहुत ज्यादा है, इंडिया, चाइना, जापान, यूएसए में साड़ी को लोग पसंद ही ना करते हो। इस तरीके का जो बदलाव बेसिकली इसमें देखने को मिलता है। ये भी इसलिए एक इंपॉर्टेंट फीचर के तौर पर काउंट की जा सकती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की, तो इसके इंपॉर्टेंस के कुछ पॉइंट है जिनको हमने लिखा है सीपीटी टॉप। सीपीटी टॉप कर सकते हो और सीपीटी ओटीपी कर सकते हो इसको। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। इसमें पहला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। जब बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको एनालाइज किया जाता है, तो सबसे पहले हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे सामने कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। सेकंड है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स ऑन टाइम विच सर्व एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। जो अर्ली वार्निंग सिग्नल से काम करते हैं, इट मीन्स कि हमें एडवांस में अवेयर कर देते हैं कि भी हमें क्या करना चाहिए, हमारे सामने ये थ्रेट्स हैं या ये कंपटीटर्स आ रहे हैं। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये हमारी मदद करता है प्लानिंग करने में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन वगैरह करने में।
आसानी से जाके हम अपने फ्यूचर पॉलिसीज को, फ्यूचर प्लान को अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकें। सॉरी। इट हेल्प्स इन टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। जो यूज ये हमारी ये किस चीज में मदद करता है, बेसिकली जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने में मदद करता है, ताकि उनकी वेस्टेज कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा हमसे आउटपुट ले सके। इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस इन एन इंक्रीजिंग डायनेमिक इन्वायरमेंट। क्योंकि हमें पता है बिजनेस इन्वायरमेंट बड़ा तेजी से बदलता हुआ इन्वायरमेंट है, तो इसमें बदलाव बहुत तेजी से आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी जो आती रहती हैं, लोगों के अंदर नए नए उनको जो है ना नए नए इनोवेशन वो करते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं इनको कोप अप करने में, इनको क्या करने में, इनको आप ये कह सकते हैं, इनको अडॉप्ट करने में बिजनेस इन्वायरमेंट बिजनेस की काफी बड़ी मदद करता है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बाय कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट एंड अडॉप्टिंग सुटेबल प्रैक्टिसेस। और ये साथ साथ जो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके जिसको जो लोगों को समझ में आए, पसंद आए, और उसके आधार पर उनकी परफॉर्मेंस में क्या करता है, वृद्धि करने का भी काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें हमने एक पॉइंट छोड़ दिया, ये इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू द कंपटीटर्स। इसका मतलब है कि अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज कर पाए, तो अच्छे से उसको एनवायरनमेंट को एनालाइज करने पर हमें ये पता लग जाता है कि हमारे सामने हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या है और हमारी थ्रेट्स क्या है, जिसके आधार पर हम अकॉर्डिंगली डिसीजन, टाइमली डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मारुति उद्योग became the leader in the small car market because it was the first to recognize the need of small cars in India, where petroleum prices were rising and there was a large middle class population. तो उसको मारुति को इससे क्या बेनिफिट मिला कि वो बेसिकली एक आज के तौर पे एक बड़ा मार्केट लीडर के तौर पे कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसने एडवांस में ये रिकॉग्नाइज किया कि इंडिया के अंदर छोटी कार की काफी बड़ी डिमांड है, क्योंकि लोग ज्यादा जो है ना, या तो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये बेसिकली मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि छोटी कार को खरीदना पसंद करते हैं। और पेट्रोलियम प्राइसेस के बढ़ते हुए ये भी देखा कि ऐसी गाड़ी की रिक्वायरमेंट जो पेट्रोल पेट्रोल से चलती हो। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, बिजनेस गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, or you can say that government policy changes and their impact on business। तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो चेंजेस हैं उनके बिजनेस इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़े। तो सबसे पहले तो हम बात कर लें 1991 की। 1991 में जो है एक नई पॉलिसी, उस वक्त हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने इम्प्लीमेंट की। पॉलिसी का नाम था एलपीजी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ काफी मात्रा में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की में वृद्धि हुई। तो उन्होंने जो पॉलिसी डेवलप की एलपीजी, इसमें एल जो है हमारा क्या है, बेसिकली लिबरलाइजेशन, पी क्या है प्राइवेटाइजेशन, और जी क्या है ग्लोबलाइजेशन। इसके अलावा 2016 में हालांकि इससे पहले भी जो है डिमोनेटाइजेशन होता रहा है, लेकिन 2016 में फिर जो है डिमोनेटाइजेशन की पॉलिसी हमारे सामने आई। तो लिबरलाइजेशन क्या है? मैनी रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द बिजनेस। फॉर एग्जांपल, अबॉलिशिंग द लाइसेंस रिक्वायरमेंट, फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस, freedom in fixing the prices, reduction in the tax rates, simplifying procedure for import and exports, making it clear to attract the foreign capital। इस पे फोकस किया गया। यानी लिबरलाइजेशन से हुआ क्या कि जितने भी कंट्रोल थे, बिजनेस पर रेस्ट्रिक्शन थे, इनको रिमूव किया गया और बड़ी मात्रा में बिजनेस को बिल्कुल फ्री कर दिया गया कि वो किसी के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं। प्राइस जो उनका जो फिक्सिंग है वो उसको फ्रीडम कर दिया गया कि जो बिजनेस है वो अपने प्राइस खुद से फिक्स कर सकते हैं प्रोडक्ट के। टैक्स रेट्स में कमी कर दी गई, जिससे ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा। नेक्स्ट हमारा है प्राइवेटाइजेशन, means giving greater role to private sector in the nation building process and a reduced role of public sector। प्राइवेटाइजेशन ने क्या किया कि प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ा दिया और जो गवर्नमेंट के रोल है या पब्लिक सेक्टर का रोल है उसको डिक्रीज कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट मींस ट्रांसफरिंग द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टू द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज। डिसइन्वेस्टमेंट इसको हम यहाँ पर ले सकते हैं कि मैक्सिमम जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर्स हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में क्या होने लगे, कन्वर्ट होने लगे। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड
लीडिंग टूवर्ड्स द इमरजेंस ऑफ ए कोहेंसिव ग्लोबल इकोनॉमी। एक छोटे परिवार के तौर पर, मतलब ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, पूरी इकोनॉमी को, वर्ल्ड इकोनॉमी को एक छोटे से विलेज में, छोटी सी इकोनॉमी में कन्वर्ट करके रख दिया। For the example of removal of quantitative as well as tariff restrictions, import liberalization, export promotion through rationalization of the tariff structure and foreign exchange reforms, etc. These are the major changes during the globalization policy. And what is demonetization here? Demonetization is the act of government to cancel the legal tender status of a currency unit in circulation. And the aim of demonetization was to curb corruption, especially the accumulation of black monies and generated by income that has not been declared to the tax authorities. डिमोनेटाइजेशन में क्या किया, जैसे हमें पता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी ने 2016 में, 8 नवंबर 2016 में जो है बेसिकली क्या कर दिया था कि डिमोनेटाइजेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया था कि जो पुरानी करेंसी थे 1000 और 500 उनको बंद कर दिया गया, जिससे काले धन की वापसी की जो है ना, या उसके खत्म हो जाने की संभावनाएं बढ़ी। फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन को अगर हम देखें तो क्यों डिमोनेटाइजेशन किया गया, डिमोनेटाइजेशन करने के जो मेन कारण थे वो क्या थे। डिमोनेटाइजेशन इज ए टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस और मेजर्स। डिमोनेटाइजेशन को हमने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स माना। पीपल विद ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर देयर अनकाउंटेड वेल्थ एंड पे टैक्स एट द पेनल्टी रेट। यानी कि इसके आधार पर क्या हुआ, जो जिन लोगों के पास ज्यादा ब्लैक मनी था, काला धन था, उनकी अमाउंट जो है वो क्या होने लगी, काउंट होने लगी, अनअकाउंटेड काउंटिंग में आने लगी, और उन्होंने काफी पेनल्टी पर जो है टैक्स भी गवर्नमेंट को सबमिट कराया, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट की इनकम का एक मेजर सोर्स है माना जाता है। नेक्स्ट है डिमोनेटाइजेशन इज द मेजर टू इम्प्रूव टैक्स compliances एज टैक्स कलेक्शन इंक्रीज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड डिस्क्लोजर। और डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ कि गवर्नमेंट की टैक्स के कलेक्शन की मात्रा भी बढ़ी, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने टैक्स पेड किया। Demonetization lead to channelizing more saving through the formal financial system. बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज्ड। डिमोनेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि बैंकों में पैसा काफी मात्रा में आने लगा, काफी जो है फाइनेंशियल सिस्टम हमारा क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ, क्योंकि लोगों ने मैक्सिमम पैसा बैंकों में जमा कराना स्टार्ट कर दिया। डिमोनेटाइजेशन एम्ड टू क्रिएट ए लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी, और कैश लाइट इकोनॉमी यानी कि एक डिजिटल इकोनॉमी को डिमोनेटाइजेशन ने बढ़ावा दिया। कैश ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड एंड डिजिटल ट्रांजैक्शंस, रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा हैज बीन इंक्रीज। So these are the features of demonetization. And the next one, that is impact of business एंड इंडस्ट्री। जो हमारी पॉलिसी चेंज हुई, उन पॉलिसीज का बिजनेस और इंडस्ट्री पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये चीज हम देखें तो इसमें से भी हमसे एक क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि इसकी वजह से कंपटीशन में क्या हुई, वृद्धि हुई, ज्यादा से ज्यादा लोग कस्टमर की डिमांड बढ़ी, रैपिड चेंजेस इन द टेक्नोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंट, और जो टेक्निकल इन्वायरमेंट है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में चेंजेस आने लगे। नेसेसिटी फॉर चेंज, चेंज यानी बदलाव की जरूरत महसूस होने लगी। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज and more market orientation, and loss of budgetary support to public sector, loss of budgetary support to public sector यानी पब्लिक सेक्टर को फाइनेंशियल जो है ना सपोर्ट में भी कमी आई, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की वजह से मैक्सिमम पैसा, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर को दी जाने लगी। सो कंपटीशन बढ़ा, इसकी वजह से क्या हुआ, कंपटीशन हैज इंक्रीज फॉर इंडियन फर्म्स ड्यू टू द एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म्स, स्पेशली in service industries like telecommunication, insurance, airlines, book banking, etc. And more demanding customer may have become more demanding as they have a wider choice, क्योंकि नई नई कंपनी आई तो नए नए प्रोडक्ट डेवलप किए, जिसकी वजह से उनके पास चॉइसेस बढ़ गई, जिससे डोमेस्टिक मार्केट को खतरा मैक्सिमम हुआ। रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इज ए रैपिड चेंजिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली हम इसे रैपिड चेंजिंग इन्वायरमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अनसर्टेन है, डायनेमिक है, समय समय पर ये क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। तो challenges for smaller firms. Next, a necessity for change. It has become necessary for enterprises to change and modify their operations to cope up with the turbulent market forces. It has become necessary for enterprises to change and modify their operation, cope up with the turbulent market forces. जो मार्केट में प्रचलित फोर्सेज हैं, ला डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज, उनके अकॉर्डिंगली जो बिजनेस बिजनेस और इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी काफी
चेंजेस हमें करने पड़े, हमारे ऑपरेशंस में हमें क्या करना पड़ा, बदलाव करना पड़ा। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, देयर इज अ नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एज द न्यू मार्केट कंडीशंस रिक्वायर पीपल विद हायर कंपिटेंस एंड ग्रेटर कमिटमेंट्स, कमिटमेंट, क्योंकि लोगों में मैक्सिमम वो कमिटेड हो गए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर से जैसे ही प्राइवेट सेक्टर में हमने कन्वर्जन किया तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि now the peoples who are taking the rest has to do work now, and they are become the more commitment, they more competence and more commitment towards their job, and which is required a development of the human resource. मार्केट ओरिएंटेशन, और मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब है एंटरप्राइजेज आर फोर्स टू अडॉप्ट ए मार्केट ओरिएंटेशन सो दैट दे कैन कुड स्टडी द मार्केट एंड प्रोड्यूसेस गुड्स अकॉर्डिंगली। और इससे जो है मार्केट ओरिएंटेशन मतलब है मार्केट को कैप्चर करने की तरफ बिजनेस का जो है इम्पैक्ट ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हुआ, बढ़ा, जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनको एक्सप्लॉइट करने के बारे में जो है ना, जो आउटसाइडर कंपनी है वो सोचने लगी। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द public sector, there is a loss of budgetary support to the public sector as the government felt that public sector needs to be more efficient in order to survive and grow, क्योंकि इनको ये महसूस होने लगा कि जो पब्लिक सेक्टर है उनको वो ज्यादा एफिशिएंट है, वो ज्यादा जो है उनको ना वो ज्यादा कुशल है अपने आप को सर्वाइव या अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप की ग्रोथ के लिए। मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज टू बिजनेस इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं, विच विल कम्स अंडर द मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज और नॉट, लाइक यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कस्टमर्स फैक्ट्स, डाइवर्सिफिकेशन, ब्रांड बिल्डिंग, sharply improved compensation levels, etc., etc. So it helps in arising planning and policy formation and understanding of the business environment, etc. इस प्रकार से ये जो है मैनेजर रिस्पॉन्सिज हैं जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एज पर द चेंजिंग इन्वायरमेंट वी रिक्वायर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एज पर द चेंजिंग रिक्वायरमेंट वी नीड टू फोकस ऑन द कस्टमर्स नीड्स, we require to make the diversification in the business, we need to make the making brand loyalty among the customers, और जितने भी compensation levels हैं उनको काफी तेजी से improve करना। It helps in also helps in identifying the threats on time, which serves as an early warning signal. So threats refers to the negative external trends and changes that will hinder a firm's performance. For example, if an Indian firm finds that an MNC is entering the Indian market with the new substitutes, it can improve the quality of products and reduce the cost of the production, etc. So this is ओवरऑल अबाउट योर चैप्टर। आई होप आपको जो है ये एक बिजनेस इन्वायरमेंट जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया आपको समझ में भी आया होगा, और मेरा मानना है कि इसमें से कम एक नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। और ये चैप्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर हमें बिजनेस इन्वायरमेंट की नॉलेज है अच्छे से तो हम अपने बिजनेस की ग्रोथ की तरफ मैक्सिमम फोकस कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। तो अगर किसी प्रकार की कोई बात आपको पूछनी है, समझनी है, तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि है 7015406635 पर मैसेज करके अपने प्रॉब्लम्स, अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, ताकि टाइमली आपको उनका सोल्यूशन मिल सके और आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकें, क्वालिफाइड हो सकें। So wish you all the best for the HTET exam. Thank you very much. Bye bye. Take care.